हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा यूट्यूब चैनल पर कला के ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लासेस में हमने प्रागैतिहासिक कला के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियोज़ को देख लें ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए, क्योंकि आगे हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कला जो थी उसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं और बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप अभी जाएं और चैनल पर वो वीडियोज़ देख सकते हैं और इसके बाद आप इन वीडियोज़ को देखिएगा। अगर आपने उन सबको पढ़ लिया है तो आगे के लिए इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो कला थी उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी और बार बार प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नगर नियोजन, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या कहें सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग था, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो था नगर नियोजन। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना जो थी वो बहुत विशेष थी, बहुत समृद्ध थी। एक तरह से कहा जाए तो उस समय के हिसाब से बहुत ही समृद्ध थी। इनमें से कुछ बिंदुओं को आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ही थी नगर योजना। उसकी मैंने आपको बताया जैसा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या कहे सबसे बड़ी चीज़ जो थी, सबसे विशेष जो बनाती है उसे, सबसे बड़ी विशेषता थी वो था नगर योजना, क्योंकि वहाँ के नगर विशेष बने होते थे और एक तरह से कहा जाए कि उस समय के लिए वो बहुत विशेष थे। अगला बिंदु देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगर प्रायः 2 टीलों पर बने होते थे। अब प्रायः लिखा हुआ है, प्रायः 2 टीलों पर बने होते थे, मतलब मैक्सिमम जो होते थे वो 2 टीलों पर बने होते थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे 2 टीलों पर ही बने हों, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। पर प्रायः जो होते थे 2 टीलों पर बने होते थे, मतलब एक टीला पश्चिमी टीला होता था, एक टीला पूर्वी टीला होता था। तो अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर होते थे वो प्रायः 2 टीलों पर बने होते थे। और उसमें से एक जो पूर्वी टीला होता था वो नगर टीला होता था, मतलब जो पूर्व में टीला होता था उसे हम नगर टीला कहते थे, और जो पश्चिम में नगर होता था, जो पश्चिम में टीला होता था, उसे हम गढ़ी या दुर्ग टीला कहते थे। क्योंकि पूर्वी टीले से हमें नगर वासियों के रहने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, पूर्वी टीले से हमें नगर वासियों के रहने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जबकि पश्चिमी टीले से हमें जो वहाँ के प्रशासनिक लोग होते थे या समृद्ध लोग होते थे उनके रहने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए उसको दुर्ग टीला, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है या गढ़ी टीला कहा जाता है, और पूर्वी टीले को हम नगर टीला या आवास क्षेत्र कहते हैं, आवास क्षेत्र। अगला बिंदु है लोथल और सुरकोतड़ा। ये दोनों स्थान हड़प्पा सभ्यता के ही नगर थे। तो लोथल और सुरकोतड़ा एक टीले पर बने नगर थे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रायः जो भी नगर होते थे वो 2 टीलों पर बसे होते थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, या गढ़ी टीला या दुर्ग टीला, और आवास क्षेत्र या नगर टीला। इस तरह से 2 टीले होते थे और दोनों टीलों पर अलग अलग प्रकार की सभ्यता बसी, सभ्यता नहीं कहेंगे, अलग अलग प्रकार के लोग बसे होते थे। ऊंचाई वाले पे प्रशासनिक लोग बसे होते थे और निचले टीले पे अर्थात पूर्वी टीले पे आवास क्षेत्र में जनता बसी होती थी। सामान्य लोगों के लिए निचला टीला, पूर्वी टीला, आवास क्षेत्र कहें, नगर कहें, जो भी कहें, ये सारे नामों से उसको जाना जाता था। कि निचला टीला जो होता था वो सामान्य लोगों के लिए होता था और पश्चिमी अर्थात ऊपरी टीला जो होता था वो प्रशासनिक लोगों के लिए होता था। परंतु 2 नगर ऐसे मिले हैं हमको जो एक ही टीले पर बने थे, जिनमें एक ही टीले का प्रमाण मिलता है, दूसरा टीला नहीं मिलता है। अर्थात ये जो नगर थे वो एक टीले पर ही बने थे। जैसे लोथल को कह लिया जाए तो लोथल भी एक ही टीले पर था। सुरकोतड़ा की बात करें तो वो भी एक ही टीले पर था, मतलब इनमें 2 टीले नहीं थे। इन दोनों नगरों में इन दोनों नगर के प्रमाण मिले हैं। ये दोनों नगर कहाँ के हैं? हड़प्पा सभ्यता के हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इनकी, क्योंकि लोथल है वो भी एक बंदरगाह था और व्यापार की दृष्टि से बहुत जरूरी था उसका महत्व। लोथल से हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं। तो एक तरह से कहेंगे कि ये दोनों नगर जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। स्पेशली लोथल की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था।
और ये जो नगर था लोथल और इसी के साथ साथ सुरकोतड़ा, ये दोनों एक टीले पर बने नगर थे और बहुत बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, कई सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जहां भी आर्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर कई बार इसको पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे नगर थे हड़प्पा सभ्यता के, क्योंकि विशेषता तो यही है कि 2 टीलों पर बने होते थे, तो ये विशेष रूप से पूछा जाता है कि कौन कौन से नगर ऐसे थे जो एक ही टीले पर बने हुए थे। अब उनमें नाम आता है लोथल का और सुरकोतड़ा का। अगर आपको ऑप्शन में लोथल मिल जाता है या सुरकोतड़ा मिल जाता है, इसे मैंने आपसे पूछ लिया गया, ये पूछ लिया गया आपसे कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से नगर थे जो एक टीले पर बने थे, जिनमें 2 टीले नहीं थे, एक टीले पर बने थे। तो आप इन दोनों में से किसी का भी नाम अगर दिया हुआ है उसमें तो लगा देंगे आप। अगर मान लिया दोनों का नाम दे दिया गया है तो बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी ऐसा कुछ करके दिया होगा उसको लगाएंगे। अगर मान लिया इनमें से एक का भी नाम नहीं दिया गया है तो आप नन ऑफ अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं, इस विकल्प को सही लगाएंगे। 2 ही ऐसे नगर हैं लोथल और सुरकोतड़ा जो सिर्फ एक टीले पर बने हैं और प्रश्न में बार बार पूछे भी जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। आप टीजीटी का प्रश्न पत्र ले लीजिए, पीजीटी का प्रश्न पत्र ले लीजिए, डीएसएसबी का प्रश्न पत्र ले लीजिए, किसी का भी प्रश्न पत्र ले लीजिए आप, वहां पर आप पिछले 10 सालों का प्रश्नों का अध्ययन करेंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा कि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा नगर था जो एक ही टीले पर बसा हुआ था। तो उसमें सुरकोतड़ा है और लोथल। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो दोनों सही हैं और दोनों के लिए जो विकल्प होगा उसको लगाएंगे। मान लिया दोनों का विकल्प है ही नहीं, तब आप पहले लोथल को लगाएंगे, अगर लोथल नहीं है तो सुरकोतड़ा को लगाएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ इस विषय पर एक और अपवाद है कि 2 टीलों पर बने नगर होते थे। हड़प्पा सभ्यता के सारे नगर जो होते थे वो 2 टीलों पर बने होते थे, लेकिन ये 2 नगर थे जो कि एक टीले पर बने हुए थे। और एक नगर धौलावीरा, अगला जो हमारा पॉइंट है कि धौलावीरा नगर जो था वो 3 टीलों पर बना हुआ था, वो भी 2 टीले पर नहीं था। तो ये लोथल और सुरकोतड़ा ये दोनों एक टीले वाले हो गए और धौलावीरा जो हो गया वो 3 टीलों पर हो गया। ये सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, परंतु जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आपको जानकारी होनी चाहिए। तो प्रश्नों के हिसाब से इस नोट को मैंने तैयार किया है आपके लिए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन कौन से प्रश्न, उसके हिसाब से। तो लोथल और सुरकोतड़ा आप ध्यान देंगे, बार बार बोले जाने पर आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे। जब आपको बार बार कोई चीज़ सुनाई पड़ती है या आपको बार बार उसका स्मरण होता है, बार बार आपके दिमाग में वो चीज़ जाती है तो आपको याद हो जाती है, तो इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। ध्यान देंगे इस बात को कि लोथल और सुरकोतड़ा एक टीले पर और धौलावीरा ये 3 टीलों पर बना नगर था। अगला जो हमारा पॉइंट है कि धौलावीरा नगर 3 टीलों पर बसा हुआ था। लोथल और सुरकोतड़ा एक टीले पर और धौलावीरा 3 टीलों पर बना हुआ था। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा इस समय भारत में है और 3 टीलों पर बना हुआ नगर था। लोथल भी कहाँ है? भारत में ही है। अगला पॉइंट देखेंगे, चनहूदड़ो नगर में एक भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। आपको मैंने जैसा कि बताया है कि जो ऊंचाई वाला टीला होता था पश्चिमी टीला होता था या गढ़ी टीला होता था, तो दुर्ग टीला सब एक ही समझेंगे। पश्चिमी टीले को ऊंचाई वाला टीला या दुर्ग टीला या गढ़ी टीला सब कुछ कहते हैं। तो ये जो होता था ये दुर्गीकृत होता था, इसके किनारे किनारे दुर्गीकरण किया गया होता था, ये दुर्गीकृत होते थे। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टीला होता था जो दुर्गीकृत होता था? तो पश्चिमी टीला होता था, पूर्वी टीला नहीं होता था। या प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नगर था, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा नगर था जिसमें एक भी टीला दुर्गीकृत नहीं था? एक भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता का वो जो नगर है वो है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो नगर एक भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। यहाँ थे 2 टीले, यहाँ भी 2 टीलों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। 2 टीलों पर चनहूदड़ो नगर बसा हुआ था। एक ऊंचाई वाला टीला यानी पश्चिमी टीला, एक निचला टीला या आवास क्षेत्र या नगर क्षेत्र जो भी कहेंगे। पूर्वी टीला जो होता था वो भी था, पश्चिमी टीला भी था, दोनों टीले थे। लेकिन दोनों टीलों में किसी भी टीले को दुर्गीकृत नहीं किया गया था या दुर्गीकरण के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नगर है मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता के पास या हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा एकमात्र नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, जिसका एक भी टीला दुर्गीकृत नहीं था? तो वो होगा चनहूदड़ो। चनहूदड़ो का एक भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। इसी के उलट एक प्रश्न और बनता है कि कौन सा ऐसा नगर था हड़प्पा सभ्यता का, कौन सा ऐसा नगर था जिसमें दोनों टीले किलेबंद थे या दोनों टीले दुर्गीकृत थे? अब वहां पर अगला पॉइंट देखेंगे कि कालीबंगा नगर में 2 टीले थे और दोनों टीले किलेबंद थे।
कालीबंगा नगर जो था, कालीबंगा नगर हड़प्पा सभ्यता का ही एक नगर है, जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, दोनों एक ही हैं, तो दोनों के प्रमाण मिलते हैं। तो ये चीज़ जो मतलब ये जो नगर है, कालीबंगा नगर है, इसमें 2 टीले थे और दोनों ही टीले किलेबंद थे। अब यहाँ से आपकी 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई जिन पर आप ध्यान देंगे कि ऐसे नगर जो एक ही टीले पर बने थे तो वो हो गया सुरकोतड़ा और लोथल। अब ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा नगर जो 3 टीलों पर बना था, तो वो हो गया धौलावीरा। और कौन सा ऐसा नगर था जिसमें दोनों टीले दुर्गीकृत नहीं थे, चनहूदड़ो, और दोनों टीले दुर्गीकृत थे, तो वो होगा कालीबंगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न होता है आमरी। अगला प्रश्न जो यहाँ से बनेगा वो ये पूछा जा सकता है कि प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो अगला पॉइंट देखेंगे कि आमरी, आप नगरों के नाम सुनेंगे, ये सभी नगर हड़प्पा सभ्यता के ही नगर हैं। आमरी, कोटदीजी, कालीबंगा, रोजदी, रंगपुर और चनहूदड़ो, इतने शहर आप ध्यान देंगे, इतने नगर आप ध्यान देंगे। आमरी, कोटदीजी, कालीबंगा, रोजदी, रंगपुर और चनहूदड़ो, इन सभी जगहों से प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनको आप कहीं नोट कर लीजिएगा और कई बार इनको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनको आप कहीं नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ये एक पॉइंट तो आपको याद ही करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको हो सकता है कि ठीक से याद ना हो या बाद में भूल जाए, तो इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे कि आमरी, कोटदीजी, कालीबंगा, रोजदी, रंगपुर और चनहूदड़ो, यहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में किन किन नगरों से या किस नगर से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या कहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और कई बार पूछा भी गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि लोथल, अगला पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट इसमें है इस पेज पर, लोथल, सुतका गैंडोर और बालाकोट। सुतका गैंडोर का अलग भी कुछ मिस स्पेल हो जाता है, कभी कभी नाम कुछ और लिख के आ जाता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप। कोई जरूरी नहीं कि यही नाम आपको सेम टू सेम लिख के आएगा, एक आधा अक्षर इधर उधर होता है इसमें, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। कई पुस्तकों में कई तरह के नाम इसके मिलते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल लगभग यही नाम है कि लोथल और सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर का नाम जो है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो सुतका गैंडोर, लोथल और बालाकोट, ये 3 नगर ऐसे थे जहां से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बंदरगाह क्या होता है, अर्थात पानी के किनारे का वह स्थान जहां पर व्यापारिक नावें आकर रुकती हैं या जहां से व्यापारिक नावें रवाना होती हैं, अर्थात समुद्री व्यापार करने के लिए, समुद्री मार्ग से दूसरे देशों से, दूसरे जगहों से व्यापार करने के लिए जहां पर नावों का आवागमन होता है उसे बंदरगाह कहते हैं। तो लोथल में ऐसा होता था, लोथल में, और सुतका गैंडोर में होता था, बालाकोट में होता था। कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मिस्र की सभ्यता से भी था। लोथल को तो कई बार पूछा जा चुका है, पर ध्यान देंगे 3 ऐसे नगर थे, सुतका गैंडोर, बालाकोट और लोथल। इन तीनों का नाम याद कर लेंगे कि ये तीनों जो थे यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अर्थात यहाँ से वस्तुएं ऐसी प्राप्त हुई हैं जो दूसरे जगहों की हैं, इस सभ्यता की नहीं है। यहाँ से नाव के ठहरने के स्थान प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ ये 3 ऐसे नगर थे जहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनमें से कोई भी नाम दिया हो तो सही है, अगर मान लिया तीनों का नाम दे दिया गया है तो तीनों सही हैं, सभी सही हैं। और अगर इन तीनों में से किसी एक का नाम दिया गया तो वो सही है, चाहे लोथल दिया हो, सुरकोतड़ा दिया हो, सुतका गैंडोर दिया हो या बालाकोट दिया हो, ये तीनों जो स्थान थे ये बंदरगाह के यहाँ से प्रमाण मिलते हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि लोथल, सुतका गैंडोर और बालाकोट, ये तीनों स्थान से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे कि मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो को जुड़वा नगर कहा जाता है, जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और कई बार पूछे गए हैं। आप विगत प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो कई बार हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
जितने भी कला से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा गया है। अन्य इतिहास से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछ लिया गया है। तो ध्यान देंगे इसको कि दो ऐसे नगर हैं जिनको जुड़वा नगर कहते हैं। जुड़वा नगर और जुड़वा राजधानी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसी के लिए इसको हम एक साथ रख दिए हैं। एग्जाम टाइम में हड़बड़ी में बहुत सारे बच्चे इसी को गलत कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जुड़वा नगर की बात हो तो मोहनजोदड़ो चनहूदड़ो नाम एक जैसा है। अब जो लोग जुड़वा होते हैं, सब याद कर लीजिएगा, थोड़ा एक ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। जो लोग जुड़वा होते हैं उनके नाम भी एक जैसे होते हैं, जैसे जय विजय राम श्याम, तो वैसे ही इनका नाम भी एक जैसा है। मोहनजोदड़ो चनहूदड़ो, लास्ट में दड़ो दड़ो आ रहा है, तो मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो ये दोनों जुड़वा नगर थे। और जुड़वा राजधानी की बात की जाए तो जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे विकसित जो नगर था वो हड़प्पा ही था। सिंधु घाटी सभ्यता के ये दोनों नगर काफ़ी विकसित थे। अगर इन दोनों में तुलना की जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, परंतु अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों लगभग बहुत विकसित थे। सबसे ज़्यादा विकसित अगर देखा जाए तो यही दोनों थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसीलिए हड़प्पा पहले मिला था, तो इसीलिए हड़प्पा का नाम, हड़प्पा सभ्यता का नाम यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। तो ध्यान देंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विकास की वजह से, इसकी समृद्धि की वजह से इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। अर्थात इन दोनों को राजधानी कहा जाता है। कुछ विचारकों का मत है या कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पा ही राजधानी था। कुछ लोग मानते हैं मोहनजोदड़ो था, कुछ लोग मानते हैं दोनों रहा होगा। तो इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न होती रहती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहते हैं और मोहनजोदड़ो के साथ ही चनहूदड़ो को जुड़वा नगर कहते हैं। अब मोहनजोदड़ो तो दोनों में रहेगा, मोहनजोदड़ो कॉमन है, दोनों में रहेगा, पर अगर चनहूदड़ो साथ में आता है तो जुड़वा नगर, नाम एक जैसा है तो जुड़वा नगर, और समृद्धि एक जैसी अर्थात हड़प्पा आता है तो जुड़वा राजधानी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था। सबसे पहले तो आप ये जान लेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो इस समय के किस किस देश में फैली हुई है। तो इस समय 3 देशों में फैली हुई है, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में हड़प्पा सभ्यता जो थी वो फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य इन तीनों देशों से मिलते हैं। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है वो इस समय के पाकिस्तान में, भारत के कुछ हिस्से में और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से तक जाता है। तो 3 देश ऐसे हैं जहां पर हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ा नगर है पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात करें, जो भारत में है, जितना हिस्सा भारत में है, जितना हिस्सा पाकिस्तान में है, जितना हिस्सा अफगानिस्तान में है, इन तीनों हिस्सों को मिला के संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की बात करें हम, तो उसमें सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। इसको इसलिए क्लियर करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तब आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि पूछा जाता है कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो प्रश्न का उत्तर कुछ और होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में, या केवल हड़प्पा पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में भारत न डाला जाए, किसी देश का नाम न डाला जाए, बस इतना ही पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हम बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का या संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा था, एक तरह से सबसे बड़ा नगर था। और अगर प्रश्न पूछा जाता तो उत्तर भी यही होगा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अब इसके बाद की बात करें कि अगर हड़प्पा सभ्यता के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा था, तो वो था हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो नगर के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो पहला तो मोहनजोदड़ो हो गया और दूसरा नंबर जो जिसका था वो था हड़प्पा नगर। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर हड़प्पा नगर था और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो था। अब अगला प्रश्न जो बन सकता है या महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तब हम बताएंगे। जैसे पाकिस्तान में ये दोनों नगर जो हैं, हड़प्पा नगर भी और मोहनजोदड़ो नगर भी, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं, इस समय के पाकिस्तान में है। भारत के बंटवारे के बाद एक जो देश बना पाकिस्तान, तो ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। तो इस समय अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो, या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो हड़प्पा। लेकिन अगर पूछा जाता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो होगा धौलावीरा। अब यहाँ पर आपको दो नाम मिल रहे हैं, धौलावीरा और राखीगढ़ी। तो आप ध्यान देंगे कि कभी कभी धौलावीरा माना गया है, कभी कभी राखीगढ़ी माना गया है। बोर्ड की कुछ परीक्षाओं में धौलावीरा को सबसे बड़ा नगर माना गया है और कुछ परीक्षाओं में राखीगढ़ी को सबसे बड़ा नगर माना गया है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन का विषय है, आप इसको क्लियर करेंगे। कई जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जो मिलता है नाम, वही हम आपको बता रहे हैं कि धौलावीरा सबसे ज़्यादा जगह पे मिलता है, तो धौलावीरा को ही सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर मानेंगे हम लोग। वैसे अगर धौलावीरा नहीं है तो राखीगढ़ी लगाएंगे, अगर धौलावीरा है तो धौलावीरा ही लगाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर जो है वो है धौलावीरा, इसके बाद राखीगढ़ी। अब एक विशेष चीज कि हड़प्पा सभ्यता से कहीं से भी, पूरे पुरास्थल से कहीं से भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। योगी के प्रमाण मिलते हैं, भगवान के प्रमाण मिलते हैं, पशुपतिनाथ जी के प्रमाण मिलते हैं, या फिर पूजा के प्रमाण मिलते हैं, परंतु कहीं से भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। पुजारी का घर, इसके प्रमाण मिलते हैं, पुजारी के साथ साथ पुजारी के प्रमाण मिलते हैं, पुजारी के साथ साथ पशुपति देवता के प्रमाण मिलते हैं, जिसका मैंने आपको बताया था कि एक सिक्के पर पशुपतिनाथ बने हुए हैं और कैड़ा और भैंसा जैसे जानवर उनके किनारे किनारे बनाए गए हैं, हिरन बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से पूजा के प्रमाण मिलते हैं, पूजा की जाती थी, परंतु किसी मंदिर के प्रमाण वहाँ से नहीं मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा कालीन, तो हड़प्पा कालीन उस हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता के किसी भी नगर से हड़प्पा कालीन मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते, हड़प्पा कालीन। परंतु मोहनजोदड़ो में एक ऐसा स्थान है जहां से कुषाण कालीन स्तूप मिलते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि हड़प्पा कालीन नहीं मिलते, हड़प्पा कालीन मंदिर के प्रमाण कहीं से भी नहीं मिले हैं, किसी भी नगर से नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता जिस समय विकसित थी, फली फूली थी, उस समय के मंदिर के प्रमाण कहीं से नहीं मिलते हैं, परंतु मोहनजोदड़ो से एक कुषाण कालीन स्तूप मिला है। तो कभी भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से कुषाण कालीन स्तूप के प्रमाण मिलते हैं, या केवल इतना ही पूछ लिया जाएगा कि स्तूप के प्रमाण किस नगर से मिलते हैं, तो स्तूप के प्रमाण या कुषाण कालीन स्तूप के प्रमाण ये जो मिलता है ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। लेकिन हड़प्पा कालीन किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, किसी भी नगर से नहीं मिलते। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात एकदम सीधी सीधी सड़कें होती थी और बिल्कुल समकोण पर 90 अंश पर एक दूसरे को काटती थी, क्रॉस करती थी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है और पूछा भी गया है कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को कितने कोण पर काटती थी, तो समकोण पर काटती थी, बिल्कुल एकदम सीधा 90 डिग्री वाले कोण पर काटती थी। अगला बिंदु देखेंगे, कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को समानुपातिक ढंग से बनाया गया था, अर्थात ऐसा नहीं था कि कहीं पे मोटी सड़कें, कहीं पे पतली सड़कें, कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, ऐसा नहीं बनाया गया था। कालीबंगा एक ऐसा शहर है, कालीबंगा एक ऐसा नगर था, शहर नहीं नगर कहेंगे। कालीबंगा एक ऐसा नगर था हड़प्पा सभ्यता का जहां पर जो भी सड़कें बनी हुई थी वो समानुपातिक ढंग से बनी हुई है, अर्थात मुख्य जो सड़क है वो हर जगह एक समान अनुपात में एक मोटाई की बनी हुई है। इसके बाद जो उससे जुड़ने वाली गलियां हैं उनकी सड़कों की जो चौड़ाई थी वो थोड़ी पतली हो गई थी और उतना ही पतला हर जगह बना हुआ था। फिर इसके बाद उनसे जुड़ने वाली, उन दूसरे रास्तों से जुड़ने वाली जो सड़कें थी या गलियां थी उनको और थोड़ा पतला और उसी हिसाब से हर जगह बनाया गया था। मीन्स जो जैसी सड़क थी, जिसका ऐसा महत्व था या जो जैसे महत्वपूर्ण थे, जिनमें जोड़ने वाली सड़कों की संख्या जिस तरह से थी, उसी तरह से उन सड़कों की मोटाई को निश्चित किया गया था और हर जगह वो समान रहती थी। मुख्य सड़क हर जगह समान, इसके बाद उससे जोड़ने वाली जो सड़कें थी वो हर जगह समान पर उससे थोड़ी पतली और हर जगह समान। इसके बाद उन दूसरे जो उसके सड़कों से जोड़ने वाली सड़कें होती थी उनमें जो गलियां जुड़ती थी उनको भी एक समान अनुपात में हर जगह पतला बनाया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से समानुपातिक सड़कों के प्रमाण मिलते हैं या समान अनुपात में सड़कों के प्रमाण मिलते हैं, तो वो स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा से जितने भी सड़क के प्रमाण मिले हैं वो सभी समानुपातिक ढंग से बनाए गए हैं। अगला जो बिंदु है, अगली विशेषता है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी भवन बनाए गए थे उनमें कलात्मकता का अभाव था, अर्थात उसमें फूल पत्तियां, डिजाइन, किनारे, ये सब चीजें उसमें नहीं बनाई गई थी। वो बिल्कुल सादे सादे होते थे, उनमें कोई कलाकारी नहीं की जाती थी, कोई कलात्मकता नहीं लाई जाती थी, कोई डिजाइन नहीं बनाई जाती थी, कोई विशेष आकार नहीं बनाया जाता था, बिल्कुल सादे होते थे, कोई नक्काशी भी उसमें नहीं होती थी।
तो ये अगला जो पॉइंट है आपका, इसमें यही बताया गया है कि सिंधु सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों में कलात्मकता का अभाव पाया जाता है, अर्थात उनके भवन बिल्कुल सादे होते थे, नक्काशियां भी नहीं होती थी। अब ये तो हो गया सारी सभ्यता की बात। स्पेशल एक जगह ऐसा है जहां पे थोड़ा सा अपवाद मिलता है, विशेष रूप से केवल एक जगह, बाकी किसी भी नगर में, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी नगर में कलात्मकता नहीं मिलती है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के सारे नगरों में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है जहाँ के भवनों में कोई कलात्मकता दिखाई दे, कोई नक्काशी दिखाई दे, परंतु एकमात्र एक ऐसा अपवाद रूपी शहर है या नगर है, कालीबंगा, जहाँ से हमें अलंकृत फर्श के प्रमाण मिलते हैं या अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। अब जो भी समझे, अलंकृत ईंटें या अलंकृत फर्श। अब इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर है जहां से अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिलते हैं, तो होगा कालीबंगा। उत्तर में क्या होगा? कालीबंगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से हमें अलंकृत फर्श के प्रमाण मिलते हैं, अलंकृत ईंटें भी पूछा गया है, अलंकृत फर्श भी पूछा गया है, तो जो भी आएगा उसको आप ध्यान देंगे कि अलंकृत ईंटें पूछा जाए या अलंकृत फर्श पूछा जाए, दोनों का उत्तर क्या होगा? दोनों का उत्तर होगा कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से कलात्मकता का प्रमाण मिलता है, नक्काशी का प्रमाण मिलता है, अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिलता है या अलंकृत फर्श का प्रमाण मिलता है, तो उसका उत्तर होगा कालीबंगा। क्योंकि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई तरह से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो हर तरह से आप उसको समझेंगे क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है, उन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे कि कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये तो हो गई हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदु जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में कई प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, कई चीज़ों से बनी हुई मूर्तियां मिली हैं, जैसे सेलखड़ी से बनी हुई, पत्थर से बनी हुई, कांस्य से बनी हुई, इन सब चीज़ों से बनी हुई मृण मूर्तियां मिली हैं, अर्थात मिट्टी से बनी हुई। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी से बनी हुई। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि मूर्ति कला क्या थी। तो मूर्ति कला जो थी वहाँ की, वो भी थोड़ी विकसित थी, थोड़ी क्या कहेंगे, बहुत विकसित थी। हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला भी अपने चरम पर ही थी, बहुत विकसित थी। तो वहाँ पर हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे कि सैंधव काल में मूर्तियों के निम्नलिखित स्वरूप प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सैंधव काल में मूर्तियाँ कई तरह से प्राप्त हुई हैं, और विशेष रूप से पाषाण की मूर्तियाँ, धातु मूर्तियाँ और मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अब ध्यान देंगे, मिट्टी की मूर्तियों को कभी कभी मृण मूर्ति लिख के आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें या हड़प्पा काल से हमें जो साक्ष्य के रूप में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो तीन तरह की हैं। पाषाण मूर्तियां हैं, धातुओं की मूर्तियां हैं और मिट्टी की मूर्ति है। इन तीन मूर्तियों के हमें प्रमाण मिलते हैं और इन तीनों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो कला है उसका सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपके टीजीटी, पीजीटी या इन सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक क्लास अभी और आपकी लगेगी, आपका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता कला की दृष्टि से खत्म हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा। एक तरह से कहेंगे, आपको लर्न हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं तो आप दोबारा वीडियो देखिए। एक से ज़्यादा बार देखने पर आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, बार बार आपके दिमाग में आएंगी तो चीज़ें याद हो जाएंगी। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कभी भी लिखने से चीज़ें याद नहीं होती हैं कि आप लिख के रख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, उसी से चीज़ें याद होंगी। अगर आप केवल लिख के नोट बना के कहीं पे कॉपी में रख दे रहे हैं तो उससे चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं, ज़्यादा फोकस कीजिए अपने दिमाग पे। आपका दिमाग जो एक है वो एक नोटबुक है, और उस नोटबुक में एक बार जो चीज़ छप गई वो चीज़ आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगी और एग्जाम में वही काम आएगी। तो ध्यान दीजिए और वीडियो को एक से अधिक बार देखिए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। अगली कक्षा में हम मूर्ति कला के बारे में पढ़ेंगे, मूर्ति कला के तीनों स्वरूपों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, क्यों महत्वपूर्ण हैं, उनसे प्रश्न कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जो टीजीटी, पीजीटी या कला से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि मेरी सारी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। ऐसी क्लासेस के लिए या इतनी गुणवत्ता भरी क्लासेस के लिए, इतने अच्छे नोट्स के लिए आपको 5 से 10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये ऑनलाइन पे करने पड़ते हैं, और ऑफलाइन में तो फीसें काफ़ी ज़्यादा फीस लगती है। तो इतना तो आप मेरी हेल्प कर ही सकते हैं कि आप इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं।
लाइक कर सकते हैं और आपको पसंद आया तो इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। लगातार ऐसी कक्षाएं पाने के लिए अर्थात लगातार कला की क्लासेस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।